आलोक जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, संदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया। सर, आपको याद होगा कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एक तस्वीर हमारे सामने आई थी। जब भी लोकसभा चुनाव का जिक्र होता है, मेरी नजर के सामने वो तस्वीर आती है। वो थी पिछली बार जब महागठबंधन बना था। तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब हाथ में हाथ लिए ऐसी तस्वीर खिंचाई थी और ऐसा लगा था कि इस बार तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो महागठबंधन है वो खेल कर जाएगा। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। इस बार उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग की, उन्होंने एक रणनीति बनाई, उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा, नाम दिया इंडिया अलायंस का। इंडिया का तोड़ निकालना एनडीए के लिए भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में तुरंत मीटिंग होती है। उसके बाद में देखिए, खुद नरेंद्र मोदी जो है वो बेंगलुरु की मीटिंग पर बोलते हैं, तुरंत के तुरंत उसके बाद में मीटिंग में बोला जाता है। वो बात भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, किस तरीके से बेंगलुरु की मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया। लेकिन क्या लगता है कि पिछली बार की गलतियों से सीख कर क्या विपक्ष इस बार महाप्लान के साथ में तैयार है? देखिए गौरांग सिंह, पिछली बार की गलतियों से इतना तो सीखा है कि 4 कदम आगे बढ़े। ये बात तो है। पिछली बार अनप्लान्ड था। शायद तेलंगाना या कर्नाटका की में एक मीटिंग थी जहां 20-22 दल के लोग नेता हाथ जुड़े हुए खड़े हुए थे साउथ के किसी राज्य में, ठीक है, लेकिन उसका फल नहीं निकला। इस बार क्या हो कि प्रॉपर प्लानिंग की है। लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग देखिए कितनी हुई है। चलो इसको एनालाइज करते हैं। पटना में जब मीटिंग हुई तो पटना में देखेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल भी पहले चले गए, बोले उनकी फ्लाइट का समय हो गया था। अरे जब पर्सनल जेट से जाते तो कहेगा फ्लाइट का समय। तो कई नेता पटना में भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे। चलिए मान लीजिए कि पहली बार थी, ये बात ठीक है। दूसरी बार कर्नाटका में आया, बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में भी सुनने को मिल रहा, नीतीश कुमार जी पहले निकले, बोले उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मेरे समझ में नहीं आता कि क्या ये फ्लाइट में दूसरे लोगों को बैठा के ले जाते हैं क्या कि आइए भाई पटना पटना, 10,000 रुपए पटना, ऐसा तो करते नहीं। जैसे हम लोग रोज में टेम्पो देखते हैं, ये पर्सनल फ्लाइट लेके जाते हैं अपनी। फिर इनकी टाइमिंग कैसे मिसमैच कर जाती है। आप देखिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सारे नेता बेंगलुरु में इकट्ठा होते हैं, गरीबों के लिए बड़ा चिंतित हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल गरीबी दूर करने के लिए अपनी पर्सनल फ्लाइट से, शरद पवार जी भी गए अपनी पर्सनल फ्लाइट से, राहुल गांधी गए पर्सनल जेट से, अखिलेश यादव गए पर्सनल जेट से, यानी नीतीश कुमार गए बिहार से, वो भी पर्सनल जेट से। इतने जेट का आप देखिए, गरीबी जेट से जा रहे हैं भारत की दूर करने के लिए। धन्य है, भारत कहाँ गरीब है। गरीबों को नेता पर्सनल जेट से चल रहा है। दूसरी बात है, ये जितने लोग इकट्ठा हुए, नीतीश कुमार उसमें नाराज होकर चले गए। तो गौरव सिंह, मैंने एक बात कही थी 3-4 महीने पहले मीडिया में, उसमें यूपी तक में भी कहा था 2 महीने पहले, और 4 महीने पहले एक दूसरे प्लेटफॉर्म में कहा था कि जो विपक्ष है, माफ कीजिएगा मैं विपक्ष को मेढक कह रहा हूं, ये मेढकों की तरह है, इनको एक साथ तौला नहीं जा सकता। अब इसको लगाते हैं पटना वाली मीटिंग में, पटना वाली में 2-4 लोग निकल गए, एक साथ नहीं तौला गया। अब आप कर्नाटका की मीटिंग में, कर्नाटका में भी 2-4 लोग निकल गए, इनको एक साथ नहीं तौला गया। मैंने यूपी तक के प्लेटफॉर्म में कहा था कि विपक्ष को मेढकों की तरह व्यवहार करना बंद करना चाहिए, और ये बंद तब हो सकता है जब कोई बोरा बने, यानी कमिटमेंट करे। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इनको एक बोरे में भर के तौला जाए। अगर गौरांग सिंह ये वाकई तो एक बोरे में एक साथ बने रहते हैं तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अगर सारे एक हो जाए। लेकिन क्या सारे एक हुए? नहीं। कैसे? उड़ीसा से कोई नहीं है, तेलंगाना से कोई नहीं है, आंध्रा से कोई नहीं है। आप देखो कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग तो अभी उत्तर प्रदेश से बहन मायावती नहीं है, तो सारे कहां एक हो रहे हैं। दूसरी बात आते हैं जो श्रीवास्तव जी ने कहा। अब आप इमेजिन करिए, एक रणनीति और चल रही गौरांग सिंह, उसमें चल रही कि सब लोग स्टेट वाइज इलेक्शन लड़ेंगे, यानी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से भिड़ेंगे। ये भी एक रणनीति है, और जहां एक दूसरे से फाइट में नहीं हुआ मिलकर लड़ेंगे। अब बात आइए, उम्मीद करिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस सामने लड़ रही है, और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सोनिया जी के साथ हाथ मिलाए खड़े हैं। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वन कैंडिडेट वन व्यक्ति कैसे पॉसिबल होएगा? ममता बनर्जी कहती बंगाल में तो कांग्रेस घुसे ना, सब हमारा रहेगा। अब ममता बनर्जी कहती उत्तर प्रदेश में हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अरे उत्तर प्रदेश में आप कैंडिडेट खड़े कितने करती हैं? उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की क्या हैसियत है? पंजाब में ममता बनर्जी की क्या हैसियत है? आम आदमी पार्टी की बंगाल में क्या हैसियत है? अखिलेश यादव कर्नाटका के चुनाव में क्या कर पाए? वहां प्रचार करने गए थे, अब कहेंगे ना मैं कांग्रेस के लिए मैं कर्नाटका में त्याग करता हूं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना आए। तो वन कैंडिडेट और वन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कॉन्सेप्ट है, ये दिवा स्वप्न जैसी है। इस पहली को अगर ये वाकई सुलझा लेते हैं
क्योंकि आप बताइए क्या वो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो 2019 के लोकसभा के आधार पर होगा तो दूसरा आ जाएगा, 2022 के चुनाव के आधार पर होगा तो दूसरी तरह से सीटें मिलेंगी, और लोकल बॉडीज के आधार पर होगा तो दूसरी तरह से सीटें मिलेंगी। तो ये क्या है कि यूनाइट होने की गौरव से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें वही मेढकों वाली बात कि एक साथ ये बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबको ये डर लगता है गौरांशी कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारा मत कहीं छिन न जाए। कांग्रेस की कीमत पर भारत में क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, तो उनके साथ ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। एनडीए बीजेपी जीतती है तो उनके लिए दिक्कत है, अगले साल तो कह चुके हैं कि भाई अगर 24 में हम हार गए तो क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ बचेगा नहीं, बहुत बुरा होगा। लेकिन आप कर्नाटका चुनाव में देखिए, कांग्रेस जीती तो जेडीएस बर्बाद हो गया, तो सब जलते हैं कि कांग्रेस अगर कर्नाटका जैसी मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी उहापोह की स्थिति है, बड़े सारे डाउट हैं, लेकिन फिर भी मैं विपक्षी दलों की इस बात के लिए तो बधाई देता हूं कि कम से कम इतने सारे वैचारिक मतभेद होते हुए भी, इतने सारे डर होते हुए भी, इतने सारी असमानताएं होते हुए भी वो एक होने की सक्रिय कोशिश तो कर रहे हैं। इस बात की तो विपक्ष को मैं बधाई देता हूं। जी गौरव। बिल्कुल जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे? देखिए गौरव से विपक्ष एक प्रयास तो करेगा, उसने नाम बड़ा अच्छा रखा है इंडिया, लेकिन कल मैं आपका ये कहीं कोई प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपके चैनल का ही, उसमें कहा गया कि ये 1953 या 54 का एक एक्ट आया है कि, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप इंडिया के नाम पर नहीं बना सकते, उसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैटर अभी बाद में भी जाना है, हालांकि इन्होंने ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं कराया, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अकेले नहीं रख सकते, भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन के साथ है, तो इंडिया में अभी ये है कि ये जो नाम रखा है ये लंबे समय तक चल पाएगा इनके साथ, ये एक समस्या है। मैंने कल कई कमेंट पढ़े जिसमें लोगों ने कहा कि मैं वाद करूंगा इनके खिलाफ, इंडिया नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं आप ऐसा कोई नाम रख ले, इंडिया ये दुरुपयोग है। तो संभवतः हो सकता है जो इन्होंने नाम रखा है ये नाम चुनाव तक जीवित न रह पाए, तब क्या करेंगे? हाँ, सोशल मीडिया पे भी चल गया बार इस पे इंडिया के नाम को लेकर। आलोक जी सही कह रहे हैं। मुझे कल ही लगा कि इंडिया नाम में तो ये लीगली फंसेंगे, कल से ही बहस शुरू हो गई है। जी जी जी, तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि ये नाम ही अभी जिंदा रहे लंबे समय तक, यही एक बड़ी समस्या। और नाम के साथ अगर आपका डिस्प्यूट आ गया तो वो चीज कहते हैं ना कि नाम होगा तो बदनाम नहीं, सही नाम हो जाएगा, वो फिल्मों और उस चीजों के लिए ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं ठीक है। पॉलिटिक्स में तो इमेज का बड़ा महत्व होता है। आपने जो नाम रखा और नाम में प्रॉब्लम आ गई तो फिर ठीक नहीं है। दूसरा, इंडिया शब्द पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो ठीक है, क्रिकेट की भाषा में ठीक है, लेकिन गांव की कल्चर में आप कमेंट देखिए कितना इंडिया के लिए आया। आपके यूट्यूब अभी देख लीजिए, आपके प्रोग्राम में जय हिंद, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद कितने लोग कहते हैं? इंडिया शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, पढ़े लोगों के बीच में ठीक है, बाकी हिंद और भारत चर्चा में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कांग्रेस को कहा जाए, इंडिया इज इंदिरा चल गया, अब लोग कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 200 साल गुलाम बना के गई, अब ये आए फिर हमको 5 साल 10 साल में गुलाम बना लेंगे। ये तो मानना पड़ेगा ना कि आप देखिए भारत 1947-50 में चला, 2014 तक भारत दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी था, और 2023 में वो 5वें नंबर की इकोनॉमी है और चौथे नंबर के लिए प्रयासरत है। 2027 तक हम 4th नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये ग्रो किया ना, इसमें तो कोई तथ्यात्मक बात है। अभी एक डाटा आया है उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत में गरीबी को लेकर के 2015 से 2020 का नीति आयोग का ट्रिमेंडस तरीके से बात की, गरीबी दूर हुई है बड़ी मात्रा में, ये डेटा के साथ है। आप गरीबियों की बात कर रहे हैं, चार्ट से घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जमीन में दिखाई तो दे कि गरीबी कम हुई है। सरकार ने सब प्रमाण कहा है कि ये है, और उसमें बिहार की सबसे ज्यादा मात्रा में कमी आई है और सबसे ज्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं, परसेंटाइल में बिहार में कम हुए हैं। गरीबी कम हो रही है पिछले 5-7 सालों में, क्योंकि डाटा आते आते देर हो जाता है। तो 15 से 20 का डाटा रिलीज हुआ, बाद में कोविड आ गया और सरकारी डाटे 1-2 साल लग जाते हैं ऑथेंटिक आने में, ब्लॉक लेवल से लेके
राष्ट्रीय लेवल तक डाटा आता है। तो इनको उससे जमीनी लेवल पे भी लड़ना होगा। इंडिया नाम रख लेने मात्र से आप इंडिया नहीं हो जाते। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था, तो उन्होंने बांग्लादेश का बना दिया था एक नया राष्ट्र, इसलिए इंडिया इज इंदिरा का नारा सक्सेस हुआ था, इसलिए नहीं कि नाम रख दिया था। मैं अपना नाम राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी रख लूं गौरांसी, तो क्या आप मुझे नरेंद्र मोदी की तरह ट्रीट करेंगी? क्या मुझे एसपीजी सुरक्षा मिल जाएगी? क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? नाम रख लेने मात्र से वो ताकत नहीं आती। हालांकि नाम का अपना महत्व तो है, कम से कम इंडिया नाम रखने से चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा अगर कहीं गड़बड़ा गई, गलत दिशा में चला गए, तो नुकसान की भी संभावना है। और इसमें आप मान के चलिए न्यायालय में वाद जाएगा, इंडिया नाम का उपयोग आप नहीं कर सकते। ये गलत है, गलत परंपरा इन्होंने डाली है, और इसका उन्हें हो सकता है कहीं लाभ की जगह नुकसान न उठाना पड़े। जी गौरव, बिल्कुल हर्ष, आप नहीं क्लियर करेंगे